Hi everybody. Calm the stomach, move the body, rest the mind. Today is 14th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 133. DuckDuckGo इज अ वेब ब्राउजर. जैसे गूगल का क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज है माइक्रोसॉफ्ट का, सफारी इज बाय एप्पल. सिमिलरली वेब ब्राउजर है DuckDuckGo. फुल फॉर्म ऑफ HTTP है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मोडेम एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग बोथ वेज वर्क कर सकता है. मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. OMR वर्क करता है ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर इन एग्जामिनेशन चेक करने के लिए. और SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज. आज के सवाल हैं, आइसोटोप्स आर दोज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. आइसोटोप्स ऑफ दोज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव व्हाट. Which of the following carries a negative charge? Negative charge. Which of the following is an example of chemical change? Chemical change. Process of solid camphor, kapoor, into camphor vapor is called what? Why does water boil at a temperature below 100 degrees centigrade at higher altitudes? Higher altitudes. जैसे आप हिमालय जाते हो तो 100 डिग्री से कम पर पानी बॉयल होने लग जाता है. So what is the reason behind this phenomenon? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है मतलब स्वायत्त शासी. हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर्स. सैल्वेज मतलब उबारना, रेस्क्यू, सेविंग, रिकवरी. लुडिक्रस मीन्स होता है उटपटांग, सो फुलिश, अनरीजनेबल. टीमिंग, टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ, बी फुल ऑफ और स्वार्मिंग विद. स्ट्रनुअस टास्क है जोरदार, आर्डुअस, डिफिकल्ट, हार्ड. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency is very, very important. Now this is CSAT. See this question and try to answer this question. This is an easy one. And this is second question. Speed is equal to distance upon time. So these are two questions for CSAT. Question number 1 and this is question number 2. नाउ 14th ऑफ सितंबर है. इसके आंसर्स क्वेश्चंस मैं आपको बाद में अभी शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे 14th सितंबर के. देन आज है हिंदी दिवस. हिंदी दिवस. डिड यू नो अबाउट दीज की फैक्ट्स ऑन जतिंदर नाथ दास. सोशल मीडिया अपडेट है जतिंदर नाथ दास जी. आप मेंबर थे अनुशीलन समिति एंड HRA के. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में आपको अरेस्ट किया गया था. फ्रीडम स्ट्रगल को आपने केवल 17 ईयर ऑफ एज में ज्वाइन किया था. आपको कहा गया है यंग ददीची ऑफ इंडिया बाय नेताजी. हंगर स्ट्राइक आपने चालू की थी 13 जुलाई 1929 और 63 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक के बाद 13 सितंबर 1929 को यू डाइड. सो दिस इज जतिंदर नाथ दास जी. देन लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है वी बिलीव इन पीस एंड पीसफुल डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर अवर सेल्व्स बट फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. लाल बहादुर शास्त्री जी. जय जवान जय किसान. ये है जामदानी बुनाई. जामदानी बुनाई, एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी भारत की सबसे श्रेष्ठ बुनाई तकनीकों में से एक है. एक रंगे सूती वस्त्रों पर चटक रंग के धागों का उपयोग होता है. कॉन्ट्रास्टिंग कलर. इस तकनीक की मदद से साड़ियां, स्कार्फ आदि बनाए जाते हैं. तो ये क्या है? जामदानी बुनाई. हिंदी दिवस है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था. सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. और आज हिंदी दिवस है तो ये हिंदी के कुछ महान कविताएं हैं. स्वाधीनता संग्राम में हिंदी के कवियों का योगदान. मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था भारत भारती के जरिए स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए आपने प्रेरित किया गया था. तो मैथिली शरण गुप्त जी की लाइंस हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है. रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी रचनाओं के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख देने की ताकत रखते थे. आपने लिखा है जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल.
सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है झांसी की रानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जयशंकर प्रसाद जी प्रयाण गीत के जरिए देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था। आपने लिखा है अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। सोहन लाल द्विवेदी जी लिखते हैं तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जान बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। और माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है पुष्प की अभिलाषा। राष्ट्र प्रेम की ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। सो ये हिंदी है, हिंदी आज हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। Now let us come to the Hindu and Indian Express. This is the Hindu and this is Indian Express. Actually क्या होता है, जो Indian Express है, the Hindu है, न्यूज़ मोर और लेस सब सेम ही होता है। न्यूज़ कवरेज अगर आज द हिंदू ने किया है, कल इंडियन एक्सप्रेस कर लेगा। तो अगर हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो कोई भी न्यूज़ मिस आउट नहीं होती। सो प्राइमरली वी फॉलो दिस द हिंदू एंड स्लाइट हम क्विक एक रिव्यू देख लेते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का। ओके, now let us start with this the Hindu newspaper. India China confirm withdrawal of troops from PP15 PP15 in Ladakh. So this is disengagement. Disengagement marks a step forward to end a standoff since May 2020. तो गलवान क्राइसिस के बाद से ये जो स्टैंड ऑफ था इंडिया और चाइना की फोर्सेस का, इस स्टैंड ऑफ में अभी यहाँ विड्रॉवल देखने को मिल रहा है। इसका प्राइमरली रीजन ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग होने वाली है और वहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड चाइनीज प्रेसिडेंट फेस टू फेस वहाँ पे मुलाकात हो सकती है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर डिसएंगेजमेंट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन डीलिस्ट 86 पार्टीज डीम्स 253 इनएक्टिव। अब इलेक्शन कमीशन का काम ही होता है जितनी चुनाव वाली पार्टियां होती हैं उनको सिंबल प्रोवाइड कराना, उनकी लिस्टिंग करना, उनको बताना कि आप स्टेट पार्टी हो या फिर आप नेशनल पार्टी हो। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन कमीशन ने इतनी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को नॉन एग्जिस्टेंट माना और उनको इनएक्टिव यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ईरान में अर्ज इंडिया टू रीस्टार्ट ऑयल इंपोर्ट अपसी। ईरान एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है। इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट कराता था, बट बिकॉज ईरान पर सैंक्शंस लगते हैं यूएसए के, सो इंडिया को यूएसए ने प्रेशराइज किया कि आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करोगे। सो दैट इज वाई इंडिया को ऑयल इंपोर्ट ईरान से स्टॉप करना पड़ा। अब ईरान बोल रहा है बिकॉज न्यूक्लियर डील की भी बात है, यूएसए में अभी प्रेसिडेंसी डेमोक्रेट्स मतलब बाइडेन की है। सो ईरान अब बोल रहा है कि आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का मिस्टर राइसी से भी अभी मुलाकात हो सकती है, ईरानियन काउंटरपार्ट, ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी। सो ये मीटिंग पॉसिबल है SCO के बैकड्रॉप में समरकंद में। समरकंद किसका कैपिटल है? आंसर। सो सी मिस्टर राइसी ने अभी चुनाव जीता है ईरान का और SCO में ईरान की एंट्री भी हो गई है। SCO इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ईरान इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ SCO। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 से ईरान से ऑयल इंपोर्ट कैंसिल कर दिया था, इसको क्या वापस रिव्यू किया जा सकता है? ईरान की जब भी बात आती है हम नाम लेते हैं चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट का। इंडिया एक्टिवली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया सेंट्रल एशिया एंड यूरोपियन जो एरिया है उसका एक्सेस लेने का यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। INSTC नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देन इसके अलावा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी न्यू प्राइम मिनिस्टर है, तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से भी यहाँ पर मुलाकात हो सकती है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। सो दिस SCO मीटिंग जो समरकंद में है, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। न्यू दिल्ली डिसाइडेड टू जीरो आउट, मतलब ईरान को कैंसिल कर दिया था ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ईरान अंडर द थ्रेट ऑफ US सैंक्शंस, बट अब इसको फिर से रिज्यूम करने की बात है। सोरिंग ऑयल प्राइसेस है, US का करंट फोकस अभी सैंक्शंस अगेन रशिया भी है। सो दिस इज द ऑप्टिमम टाइम, दिस इज द
परफेक्ट टाइम जब इंडिया ईरान पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकता है, चाबहार पोर्ट को वापस मेन स्ट्रीम कर सकता है और ऑयल इंपोर्ट भी स्टार्ट कर सकता है। इंडिया ईरान लाइक अदर कंट्रीज हैव देयर ओन फ्रेंड्स एंड स्पेसिफिक रिलेशंस। यहाँ एक और बात है, वो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। इससे रिलेटेड आगे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, हम उसको देखेंगे एडिटोरियल में, लीड आर्टिकल में। सो द आइडिया इज इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। इंडिया अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर इंडियन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। But we should not allow third parties to jeopardize or determine our own mutual ties, shared interest and cordial relation. So ईरान के साथ we have got a separate relation और उसको आगे बढ़ाने की बात है। अभी चाबहार पोर्ट में भी यहाँ बात है, टॉक्स आगे कंटिन्यू होगी। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल है रन बाय इंडिया और इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से लिंक करने की कोशिश होगी। लेट अस सी, दिस एससीओ मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समरकंद पे इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। अब न्यूज़पेपर ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन सारी न्यूज़ कंप्लीट हो जाती है। न्यूज़पेपर हमेशा लेयर्स में पढ़ा जाता है, लेयर्स में। जो हमने मॉडल फॉलो किया, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मॉडल। एवरीडे बेसिस पे वीडियोस बनाना इज अगेन अ बिग चैलेंज। वंस इन अ वीक वीडियो बनाना इज अ वेरी इजी टास्क। टॉपिक बेस्ड वीडियो बनाना इज अगेन अ वेरी इजी टास्क, बट व्हाट वी आर डूइंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसमें हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस इज बेनिफिशियल। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे रूटीन एक बनता है, डिसिप्लिन आता है, चीज़ों को आप लेयर्स में स्टेप बाय स्टेप सीखते हो। ये एक्चुअल में काम आता है एग्जाम में। दैट इज़ वाई वी फॉलो दिस मॉडल। बट अब इसमें ये ज़रूरी होगा कि आप भी अपने एंड से कंसिस्टेंट रहें और होमवर्क और इनपुट्स प्रॉपर करें। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर गैप्स नजर आएंगे। डिलेज मार एमजी नरेगा सोशल ऑडिट। अब सी, एमजी नरेगा मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है। एमजी नरेगा 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट होता है। 5 किलोमीटर रेडियस पे अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर होता है। हर 18+ जो घर का है उसको काम मिलेगा। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि यहाँ पर सोशल ऑडिट होना चाहिए, बिकॉज अक्सर कंप्लेन आती है एमजी नरेगा का काम क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है, या फिर यहाँ पे क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है, टैंजिबल एसेट्स नहीं बने। तो एक उसको काउंटर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए सोशल ऑडिट का मैकेनिज्म आया। सोशल ऑडिट मतलब जो एक सोशल गांव वाले ही रहेंगे वो उसको ऑडिटिंग कर लेंगे और उसको देख के बता देंगे कि ये काम अच्छे से हुआ या नहीं हुआ है। दिस इज कॉल्ड ऑडिटिंग, दिस इज कॉल्ड ऑडिटिंग। तो समथिंग लाइक दिस सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है। अब सोशल ऑडिट टाइम पे होना भी जरूरी है। सोशल ऑडिट टाइम पे होना जरूरी है। अगर टाइम पे सोशल ऑडिट नहीं होता है तो फंडिंग भी स्टॉप हो जाती है। बट एमजी नरेगा एक अम्ब्रेला है, एक सेफ्टी नेट है। तो दैट इज वाई एमजी नरेगा को डिस्पाइट ऑल दीज डेफिशिएंसीज हम सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज एमजी नरेगा सोशल ऑडिट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ लेट अस कम टू एडिटोरियल। Part of a pattern. Courts should be wary of giving a toehold to communal forces in religious disputes. And the second one is a different slam. इस बार का जो स्लैम था ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन, इसमें न्यू चैंपियंस आए हैं, विच इज अगेन अ गुड थिंग। जैसे यूएस चैंपियन को फ्लशिंग मीडोज भी बोलते हैं, फ्लशिंग मीडोज। देन ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, रोलैंड गैरोस होता है फ्रेंच ओपन, और विंबलडन मतलब ग्रास कोर्ट मतलब यूके लंदन। ऐसे 4 बड़े स्लैम्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। तो इस बार जैसे जोकोविक भी प्ले नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ वैक्सीन मैंडेट, फेडरर इज ऑल्सो नॉट देयर, नडाल भी परफॉर्म नहीं कर पाया, इंजुरी एंड ऑल। सो अब न्यू चैंपियंस आ रहे हैं, दिस इज दैट। देन ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, दिस इज फॉर इंडिया। द बजवर्ड नाउ इज ऑल अलाइनमेंट। पहले ये था हम नॉन अलाइंड मूवमेंट रखते थे। नॉन अलाइंड मतलब हम किसी भी आइडियोलॉजी से अलाइंड नहीं है, हम न्यूट्रल है, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। बट अब नया बजवर्ड है कि वी आर ऑल अलाइंड। हम मल्टीपल अलाइनमेंट है, मल्टीपल हमारे जो टाइज है, मल्टीपल ग्रुपिंग्स के साथ हमारे टाइज है, बिकॉज वर्ल्ड भी मल्टीपोलर बन रहा है। हमारे टाइज रशिया के साथ भी है, हमारे टाइज यूएसए के साथ भी है, हमारे टाइज सऊदी के साथ है, तो हमारे टाइज ईरान के साथ भी है। दिस इज मल्टी अलाइन। ये काफी अच्छी किताब है जयशंकर साहब की, दिस इज द इंडिया वे। इसमें इन्होंने बताया है कि नॉन अलाइनमेंट के बजाय हम ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट जो था पास्ट में, इसके बजाय हम मल्टीपल एंगेजमेंट ऑफ द फ्यूचर रख सकते हैं। बिकॉज इनिशियली जो इंडियन पॉलिसी थी वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और आइडियलिस्टिक मानी गई, उसके रैमिफिकेशंस भी हुए। देन फिर हम थोड़े प्रैक्टिकल होना हमने सीखा।
सो द आइडिया इज, आज का जो जमाना है, आज का जो वर्ड है, दिस इज अ गेम बेस्ट प्लेड ऑन द फ्रंट फुट, एप्रिशिएटिंग दैट प्रोग्रेस ऑन एनी फ्रंट, एनी वन फ्रंट स्ट्रेंथन्स दैट ऑन ऑल अदर्स। तो मल्टीपल अलाइनमेंट यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल एससीओ में हम अलाइंड है, अभी समरकंद उज्बेकिस्तान में अभी मीटिंग होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे विजिट करेंगे। देन इस एससीओ में कोविड-19 पैंडेमिक का बैकड्रॉप हो सकता है, रशियन वॉर इन यूक्रेन हो सकता है, अपकमिंग चाइनीज पार्टी कांग्रेस जो चाइनीज इलेक्शन है वो एक बैकड्रॉप है, पाकिस्तान का फ्लड एक बैकड्रॉप है। सो द पॉइंट इज, इन सारी चीज़ों का इस एससीओ समिट में हमें, जिस एससीओ समिट में हमें यहाँ पे उसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी। अब सी, एससीओ समिट में फुल हाउस होगा, 15 लीडर्स होंगे, 8 मेंबर स्टेट्स होंगे, 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया। ऑब्जर्वर स्टेट्स में बेलारस, मंगोलिया और ईरान भी होगा, विच विल बिकम मेंबर दिस ईयर। अफगानिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है, और लीडर ऑफ गेस्ट कंट्रीज आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की एंड तुर्कमेनिस्तान भी है। तो नाउ सी द डायरेक्शन इज दैट कि हम मल्टीपल कंट्रीज के साथ अलाइंड हो रहे हैं। सी, दीज ऑल कंट्रीज आर देयर जहाँ पे अभी टॉक्स होगा। सो दिस इज लाइक कि वर्ल्ड जो पहले यूनिपोलर था या फिर बायपोलर था या फिर कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज ही पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स के स्ट्रिंग्स उनके पास है, अब ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में अब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटाइज भी हो रही है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे इंडिया के पास एससीओ है, ब्रिक्स भी है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, क्वाड भी है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, देन ITU2 भी है, जिसको ईस्टर्न क्वाड, वेस्टर्न क्वाड भी बोल रहे हैं, इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी बात चल रही है। सो व्हाट आर दीज आर डिफरेंट ग्रुपिंग्स। IR में यही चीज लिखा हुआ है, डिफरेंट ग्रुपिंग्स जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है। अभी जैसे रशिया में वॉस्टॉक आर्मी एक्सरसाइज हुआ जिसमें चाइना भी था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। एससीओ का जो रैट्स है, रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगेन इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक एक्सरसाइज किया, यूएस के साथ युद्ध अभ्यास किया। तो द आइडिया इज अगेन स्प्रेड आउट हो रहे हैं। देन इसके बाद कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज पे हम आगे बढ़ाते हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज, कोलिशन ऑफ कॉमन गोल्स है हमारे। सो NAM के बजाय अभी स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट ज्यादा फोकस में आ रहा है। नेक्स्ट ईयर इंडिया एससीओ समिट को भी होस्ट करेगा, G20 की भी समिट होगी। एससीओ G20 में से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी होंगे। प्रेसिडेंट जो एससीओ का होगा, पाकिस्तान इज नॉट इन G20, पाकिस्तान इज इन एससीओ, तो एससीओ में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आएंगे। सो अगेन व्हाट, ये क्या चीज दिखा रहा है, दिस इज टेलिंग कि इंडिया भी अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को स्प्रेड आउट कर रहा है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिन पे अभी सैंक्शंस लगा था रशिया पे, बट इंडिया ने स्टिल ऑयल परचेज किया, रशियन ऑयल। जो हमने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम लिया उस पे भी काटसा नहीं लगा है, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है रशिया के ईस्टर्न साइड, जापान साइड, इंडिया वहाँ पे एक्टिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रशियन ऑयल एंड गैस के हम इम्पोर्टेंट दिस परचेज कर रहे हैं। G20 समिट में भी हमने यहाँ पे दिस जो मिस्टर पुतिन है या फिर रशिया के साथ अपने स्पेशल फ्रेंडशिप को मेंटेन किया था। डिस्पाइट हैविंग दिस गलवान क्राइसिस, जो चाइना है उसके साथ भी ट्रेड एंड टॉक्स कंटिन्यूड है। पेट्रोलिंग में अभी डिसएंगेजमेंट की बात है। डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, बट अगेन नॉर्मलसी की बात हुआ। ताइवान के बाद चाइना का क्या स्टैंड हो सकता है टुवर्ड्स दिस इंडियन बॉर्डर, दिस इज अगेन वन कॉज ऑफ वरी। इस पूरे बैकड्रॉप में हमें बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी होगा, बैलेंस आउट। सिमिलरली अभी इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी के साथ भी बात होगा। चाहबार पोर्ट टर्मिनल और शाहिद बहरिश्ती हम ट्रेड रूट डेवलप करने की कोशिश करेंगे सेंट्रल एशिया से। देन इसके अलावा अफगानिस्तान से भी, अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट है, बट बैकडोर डिप्लोमेसी ट्रैक 1.5 एंड 2 वहाँ पे अभी कंटिन्यूड है। सो दिस टेल्स की इंडियन पॉलिसी बड़ी अभी प्रैक्टिकल हो गई है। तो प्रीवियसली हमने ऑयल इशू में ईरान से कैंसिल किया था, बट अब ईरान भी JCPOA P5+1 जो अग्रीमेंट है न्यूक्लियर का वो पॉसिबल नज़र आ रहा है। सो उस बैकड्रॉप में ईरान के सैंक्शंस भी लिफ्ट हो सकते हैं। प्लस यूएस का भी पूरा जो फोकस है वो है रशिया पे। सो ईरान के साथ हम यहाँ पर टाइज बढ़ा सकते हैं।
ईरान और जो टाइज, अब बात आती है ऑयल की भी, तो जो रशियन ऑयल होता है, हमारी जो रिफाइनरीज हैं, दैट दीज आर नॉट वेरी सूटेबल टू रशियन ऑयल. अवर रिफाइनरीज आर मोर सूटेबल टू सी अरेबियन ऑयल. सो ईरान से ऑयल लेना हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. तो दीज ऑल डेवलपमेंट्स अभी पैरेलल में रन हो रहे हैं. S-400 ट्रायम्फ में ऑलरेडी काटसा इंडिया से नहीं लगा है. पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से भी हमारा स्ट्रैटेजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है कि टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और टॉक्स दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते. देन यह बात करें पुतिन और दीज ऑल लीडर्स SCO में होंगे. लेट अस सी, SCO इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीट, तो इस पे हम एक और फिर से टेक लेंगे. बट द पॉइंट इज, बज़वर्ड अभी क्या है? इट इज ऑल अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट के बजाय अभी ऑल अलाइनमेंट पे ज्यादा फोकस है. कनेक्टिंग द डॉट्स टू बूस्ट द पेटेंट इकोसिस्टम. अगेन, जैसे अभी कोविड-19 वैक्सीनेशन था, तो कोविड-19 वैक्सीनेशन में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने बोला वैक्सीनेशन जो है या फिर जो पब्लिक गुड्स है, इसमें बिकॉज पब्लिक गुड्स को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन में IPR वेवर मिलना चाहिए. WTO में फिर से ये बात है पेटेंट इकोसिस्टम का, और जो जेनेरिक गुड या ग्लोबल गुड्स की चीज़ें उनमें वैक्सीनेशन या फिर जो पेटेंट है उसको वेव ऑफ कैसे करें. दिस इज स्टिल अ बिल, इसको रिविजिट करेंगे. इंडियन पोर्ट्स बिल, एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन कॉर्पोरेट इंडियाज रेस्पॉन्स, जॉब क्राइसिस. प्राइवेट सेक्टर को भी जॉब्स इंप्रूव, नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड होने वाले हैं हमेशा से, और गवर्नमेंट जॉब्स जिस टेंडेंसी में जा रहा है तो इनकी शॉर्टेज भी हो रहा है. नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑन दिस डिक्लाइन. सो दैट इज़ वाई जो जॉब्स क्रिएट करना है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इक्वल सिग्निफिकेंट रोल है. देन दिस इज सनफ्लावर ऑयल का इम्पोर्ट जंप हुआ है अगस्त में. सनफ्लावर ऑयल बेसिकली यूक्रेन एक प्राइमरी एक्सपोर्टर है. फ्लड से लॉस हुआ है. माइग्रेंट क्रॉसिंग, अर्मेनियन, फिर से ये नागार्नो काराबाख रीजन में अर्मेनिया अजरबैजान की फाइट फिर से स्टार्ट हो गई है. लॉन्ग कोविड भी इज अ ट्रुथ. नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ. ये जो है, ये है रबर का ट्री. लेटेक्स होता है, रबर हम यूज करते हैं, वेराइटी ऑफ दिस यूजेज होते हैं इसके, ट्यूब्स, टायर्स एटसेट्रा. बहुत सारे यूटेंसिल्स एंड प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं दिस रबर से. अब ये जो रबर है, ये ऐसा होता है, ये एक सैप होता है, एक ट्री होता है, इससे ऐसे कलेक्ट किया जाता है. और इंडिया में इक्वेटोरियल मतलब सदर्न रीजन 8 डिग्री है, तो केरला में सबसे ज्यादा दिस रबर प्लांटेशन होता है. प्लांटेशन इन द सेंस जैसे कॉफी टी प्लांटेशन है, वैसे इनका सिस्टमेटिक ग्रो किया जाता है इस रबर को. कोविड-19 में तो रबर का प्राइस बढ़ गया था, बट अब फिर से रबर का प्राइस काफी ज्यादा कम हो गया है, और उसके कारण जॉब लॉसेस हो रहे हैं. सो करंट फॉल इन प्राइसेस इज एट्रीब्यूटेड प्राइमरली टू वीक चाइनीज डिमांड. हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, बट चाइना में लॉकडाउन के कारण डिमांड कम है. यूरोप में और USA में रिसेशन टेंडेंसीज है, सो डिमांड नहीं आ रही है, तो हम सेल नहीं कर पा रहे. प्लस यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है, तो ओवरऑल लॉस मेकिंग हो गया है दिस एंटायर रबर का ऑपरेशन. सो गवर्नमेंट से डिमांड भी है कि यहाँ पे बेल आउट हो या फिर कुछ स्कीम्स के थ्रू इनको वर्कआउट किया जाए. तो ये हुआ रबर. एक होता है प्रोसेस वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. व्हाट इज दैट? टेल. एक होता है अंडरस्टैंडिंग विंडफॉल टैक्स लगता है जब विंडफॉल गेन होता है. अब विंडफॉल गेन क्या होता है? विंडफॉल गेन मींस इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज नॉट कैलकुलेटेड. ये एक अनप्रेसिडेंटेड गेन हो गया. अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा सोचा नहीं था, बट बहुत गेन हो गया. सो विंडफॉल टैक्सेस आर डिजाइन टू टैक्स द प्रॉफिट्स अ कंपनी डिराइव्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल समटाइम्स अनप्रेसिडेंटेड इवेंट. जैसे अभी एनर्जी प्राइस राइज हुआ, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये जितने भी रिफाइनरीज, ऑयल बिजनेस एक्सेट्रा है, इनको विंडफॉल गेन हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ. तो सरकार ने यहाँ पे विंडफॉल गेन को कंपनसेट करने के लिए विंडफॉल टैक्स लगा दिया. तो दिस इज विंडफॉल टैक्सेशन. तो गवर्नमेंट इसको एक टैक्स लगा देती है. वन ऑफ टैक्स होता है, वन टाइम टैक्स होता है, जहां पर बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल वॉलेटिलिटी के कारण गेन हुआ है, फ्लक्चुएशन हुआ है, एरेटिक प्रॉफिट हो गया है, तो वहां पे विंडफॉल टैक्सेस लगाए जाते हैं. ओके.
तो ये विंडफॉल टैक्सेस है, प्राइमरली ये अभी ऑयल गैस एंड कोल कंपनीज में लगाया गया था। इनकी प्राइसेस शार्प राइज हुआ था। और इंडिया क्या करता है, इंडिया कच्चा तेल का आयात करता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता है, और जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है डिस्टिलेशन के बाद उसको एक्सपोर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस में काफी विंडफॉल गेन यहाँ पे इन्हें हुआ था, तो दैट इज वाई विंडफॉल टैक्स यहाँ पे लगा दिया। ओके, सो दिस इज विंडफॉल टैक्स। देन कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये कॉन्सेप्ट होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। फॉर एग्जांपल, हमको जो चीज कंफर्टिंग लगती है हम उसको ज्यादा पसंद करते हैं। कंफर्टिंग लाइज ज्यादा पसंद आता है अनप्लीजेंट ट्रुथ से। सो दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस को बोल सकते हैं एक स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट है रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियल्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ाई की जरूरत है, आपको पढ़ना है, सिंसियरली पढ़ना है, दिस एग्जाम इज टफ, ह्यूज कंपटीशन है, आज नहीं तो कल प्रीलिम्स और मेंस आपको सब अच्छे से लिखना ही है। बट द पॉइंट इज स्टिल अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, रेगुलरली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपको एक डिस्कम्फर्ट आने लग जाएगा, बिकॉज माइंड आपको बोलेगा यू शुड हैव स्टडीड बट यू आर नॉट स्टडिंग। सो दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये एक थ्योरी है, ये साइकियाट्रिस्ट इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब है डिस्क्रिपेंसी है आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में। एटीट्यूड है कि सिलेक्शन लेना है, बट बिहेवियर है कि पढ़ाई नहीं करते हैं। सो दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस, और इससे आपकी लाइफ में एंट्रोपी बढ़ेगी, डिस्कम्फर्ट आएगा। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। इसका एक दूसरा थ्योरी होता है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। ये बताता है कि पीपल सम एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, ओपिनियंस कर लेते हैं बाय ऑब्जर्विंग देयर ओन बिहेवियर एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम देम। For example, they have this attitude and behavior कि if they are working hard, they will get success. So they will work hard. So this is self-perception theory. इसमें congruence होता है between attitude and behavior में, और यहाँ पे क्या था, डिसोनेंस में डिस्क्रिपेंसी थी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है। तो द पॉइंट इज अगर कॉन्ग्रुएंस है, आप सिंक में हो, तो डिफिकल्टी नहीं होती, एंट्रोपी नहीं होता। सो दैट इज वाई कॉग्निटिव डिसोनेंस से हमें कॉन्ग्रुएंस पे आने की जरूरत होती है। कि हम जैसे कई बार बहुत टॉल प्रोमिसेस कर देते हैं, या फिर टॉल हमसे टाइम टेबल बना लेते हैं, गोल सेट कर देते हैं, बट अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली एंट्रोपी होगी। दैट इज वाई मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि चीजों को जितना सिंपल रखो उतना ही बेहतर है। ऐसा जो न्यूबी होता है ना, वो न्यूबी रहता है कि मैं ये बुक पढ़ूंगा, दिस न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, दिस इंटरनेशनल जर्नल पढ़ूंगा, 4 जगह से वीडियो देखूंगा, ये AIR न्यूज भी देखूंगा, दिस एंड दैट। ये सब न्यूबीज वाले लोग होते हैं, इनका ये जोश 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकता है। इसके बाद फिर सच्चाई सामने आती है, और वो ये होती है कि सिंप्लिसिटी इज गुड। इस एग्जाम में सिंप्लिसिटी चाहिए। आप डेली बेसिस पे केवल एक न्यूज़पेपर देखो, डेली बेसिस पे 1 और 2 आवर की स्टडी करो, डेली बेसिस पे आप आंसर राइटिंग करो, डेली बेसिस पे आप समथिंग कोर सब्जेक्ट पढ़ो, ऑप्शनल पढ़ो, यू आर गुड टू गो। आपको कुछ हाईफाई चीज करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन यू हैव टू हैव सम सर्टेन डिसिप्लिन। तो द आइडिया इज कि इनकंसिस्टेंसी से डिसोनेंस होता है, अब इससे एंट्रोपी होती है, और कुछ ही टाइम बाद आप साइडवेज हो जाओगे। तो द आइडिया इज यू हैव टू बी लाइक रियलिस्टिक। बिलीफ सिस्टम करेक्ट करो, एक्शन करेक्ट करो, परसेप्शन भी करेक्ट करो, तो आपका डिसोनेंस डाउन हो जाएगा। तो ये 2 थ्योरी चलता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपने एथिक्स का कंपाइलेशन बोला है, थोड़ा टाइम दो, मैं उसको भी शेयर अभी कर दूंगा। ओके, अभी एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इस मेंस बैच जो भी है, इसका पूरा सेशंस 1-to-1 सेशंस करने के लिए, और ये जरूरी भी है। 16th को इनका एग्जाम है, तो एक फाइनल टॉक जरूरी है 1-to-1। सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। इसके बाद फिर हम दूसरी चीजें अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इंग्लिश है, अब इंग्लिश भी आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आना चाहिए। सो जैसे यहाँ पर है, ही इज अप एंड अबाउट, ही वॉज इल समटाइम्स अगो, ही इज अप एंड अबाउट नाउ। दैट मीन्स कि अब वो ठीक हो गया है। What is the meaning of his hopes of marriage were put paid to by her reply? That means destroy chances of success. His horrible speech put paid to his chances of getting elected to the assembly. Means अच्छा speech नहीं था वो। लुकिंग अप टू मतलब आप रेस्पेक्ट से किसी की तरफ देख रहे हो, तो दैट इज लुकिंग अप टू। लुक डाउन ऑन मतलब दैट इज जस्ट अपोजिट, फीलिंग नॉट दैट गुड। सो लुक अप टू मतलब टू हैव अ फीलिंग ऑफ वेनरेशन और एडमायरेशन फॉर समवन। I look up
to him for guidance. Look down मतलब आप थोड़ा contempt दिखा रहे हो वहां पे. Okay. Some college teachers tend to look down on primary school teachers. They look down on this, so this is not good. Then इसके बाद जो है she is slim, she is slender. The opposite of thin in this context is fat or plump. Okay. So this is the English is very funny language. So this is English. 103rd अमेंडमेंट में कोर्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रही है. लेट अस सी. इंडिया टू होल्ड G20 समिट 2023 में मिस्टर मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं. वेणुगोपाल साहब का टेन्योर सितंबर 30 पे एंड हो रहा है. तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी सेट टू बिकम अटॉर्नी जनरल फ्रॉम October 1st. ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है? प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट. अटॉर्नी जनरल क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन है? क्या पावर है इनके पास? टेल. 384 ड्रग्स ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है. आइवरमेक्टिन भी है एंड दिस इज म्यूपिरोसिन ऐड किया गया है. तो ये कोर मेडिसिन है, एसेंशियल मेडिसिन. तो दिस इज न्यू लिस्ट और यहाँ पर इन लिस्ट में इसको ऐड किया गया है. 1098 जो टोल फ्री होता था बच्चों के लिए, दिस टोल फ्री नंबर अब विल हैव टू कॉल 112. तो ये हट गया है, अब 112 नंबर कंटिन्यू होगा. ये एक हेल्पलाइन है, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर. आर्मेनिया में फिर फाइट हो रहा है. देन दिस इज किंग चार्ल्स III यूनाइटेड किंगडम एंड दिस इज फ्रेंच. GST काउंसिल वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन है. रुपी खुद अपना ख्याल रख सकता है, ये बोला चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंत नागेश्वरम जी ने. FPIs वापस आ रहे हैं, FIIs भी आ रहे हैं, तो इससे सेंसेक्स थोड़ा अप हुआ है. सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा है. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. अब सी इंडियन एक्सप्रेस में ये सारे पॉइंट्स है. हॉट स्प्रिंग्स है, देसपांग, दौलत बेगुल्डी, गलवान, लेह, यहाँ पर क्लैशेस हुए थे इंडिया एंड चाइना के. Then this is अजब दास्तान है ये फॉर हेल्थ एंड केयर. 200 करोड़ को जैब लग गया है. जैब वैक्सीनेशन एक ही चीज है, वैक्सीनेशन. देन लोकल सपोर्ट में सस्पेंड अग्निपथ रैलीज. अब NLEM. अब सी अभी हमने पढ़ा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन. तो ये NLEM क्या करता है? ये रैशनलाइज करता है यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज मेडिसिन ड्रग्स भी लिमिटेड क्वांटिटी में एट टाइम्स हम प्रोक्योर कर पाते हैं. तो लिमिटेड रिसोर्स में कितने लोगों को प्रोवाइड, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. अदरवाइज कई बार होर्डिंग होता है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे देखा था, ब्लैक मार्केटिंग होता है. तो NLEM का काम है एक प्राइस भी उसका कंट्रोल किया जाए. अदरवाइज कोविड-19 के टाइम हमने देखा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस चार्ज किया जा रहा था बेसिक मेडिसिन का भी. तो NLEM दिस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है. ये डायनामिक लिस्ट है, समय के हिसाब से बदलती है. कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो एडिशन इसमें होता रहता है जो मेडिसिन है उनका. तो NLEM ने अपडेट किया है मेडिसिन लिस्ट को. अब ये है नामीबियन चीता, इनका न्यू होम है. तो ये कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मध्य प्रदेश में है ये. ओके. तो दिस इज कूनो. 740 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है. सेकेंड स्टॉप यहाँ पे होगा. अभी नामीबिया से आ गए हैं दीज चीता 8 इन नंबर. अभी वो यहाँ पर कूनो पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. सो दीज आर चीताज. ये ईच चीता 2 से 3 किलो मीट इसको चाहिए होता है. साउथ अफ्रीका से ये आए हैं ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बनी रहे. यहां बात है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का. सी क्या होता है कि जैसे एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है हमें, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का, जैसे CRISPR इज अ टेक्नोलॉजी एंड दिस Cas9 दिस टेक्नोलॉजी इज लाइक, इसमें एक सीजर की तरह इसको हम कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए है ना, डीएनए है. हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट को कट करके अलग करना है. जैसे वीडियो एडिटिंग होता है ना, दिस पार्ट इज रिमूव करना है, तो हम वहां पे दिस सीजर चला देते हैं. सेंसर बोर्ड अक्सर कैंची चला देता है ऐसा. सो द आइडिया इज दिस इज समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पर हम राइट जीन को पहले आइडेंटिफाई करते हैं. साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला है, इंजीनियर किया है, पीस ऑफ RNA दैट इज मैच फॉर DNA दे वांट टू एडिट. तो ये होगा गाइड RNA, किस पर्टिकुलर जगह पे हमें चेंजेस लाने, तो वो टारगेट होगा राइट जीन, उस जीन को एडिट करना है.
देन बाइंड द टारगेट, एक एंजाइम होता है Cas9 जो बाइंड करता है पीस ऑफ डीएनए से, वहां पर अटैच हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस डीएनए को कट कर देते हैं। तो Cas9 एंजाइम दोनों, बिकॉज डीएनए का हमें पता है डबल हेलिक्स होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था, आंसर। तो दिस इज कट द डीएनए। अब हमको जो खराब डीएनए हटाना है, मॉडिफाई करना है, वो हम CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी से कर देंगे। तो इससे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा एंड फौना बना सकते हैं। तो इसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है। पहले जेनेटिकल मॉडिफिकेशन में बड़ा डिफिकल्टी आता था, एक्यूरेसी नहीं होता था, बट CRISPR-Cas9 से जीनोम एडिटिंग बहुत एक्यूरेट हो गई है। पर्टिकुलर जीन आपको हटाना है बीमारी का या फिर सर्टेन अदर अनडिजायरेबल थिंग्स, आप उसको बहुत इजीली कट ऑफ कर सकते हो। तो ये है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। अब यहाँ हम जीन कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जीन केवल हटा रहे हैं। जैसे कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज एक्सेट्रा है या कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट है, वो पॉसिबल हो पाएगा। तो CRISPR शॉर्ट फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, इसका फुल फॉर्म है। इससे हम जीन एडिटिंग पॉसिबल कर पाते हैं। सो द आइडिया इज, इससे नया जीन हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा सेफर भी माना जा सकता है। तो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का अनलिमिटेड यूज केसेस हो सकते हैं। इससे कोई ब्रोकन डीएनए है, कोई उसको रीअटैच करना है, या जीन को हमें करेक्ट करना है, या फिर फूड रिलेटेड कोई चीज हमें नया जेनेटिक मॉडिफाइड करना है, या फिर सर्टेन बॉडी में डिफॉर्मिटीज है, एनीमिया, आई डिसीजेस, या फिर कैंसर का, HIV, लिवर, हार्ट डिसीजेस, इन सब को हम करेक्ट कर पाएंगे। तो दिस इज लाइक अ सिजर एंड वेरी प्रिसाइज सिजर, और इसकी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। तो अब बात आती है एथिक्स का। जापान इसमें ऑल्दो काफी काम कर रहा है। कमर्शियल कल्टीवेशन, टोमेटो एटसेट्रा CRISPR से बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड। बात आता है यहाँ पर एथिक्स का। एथिक्स इन द सेंस दिस टेक्नोलॉजी इज अगेन नॉट फुल प्रूफ। हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे कुछ केसेस में जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज, डिजाइनर बेबीज बनाए थे, अब वो एथिकली क्वेश्चनेबल हो जाता है। हम डायरेक्ट इंटरवीन कर रहे हैं नेचर की थ्योरी ऑफ सिलेक्शन का, तो वो करेक्ट नहीं होगा। तो दिस वन एथिकल एंगल इज देयर, प्लस मिस यूजेज भी हो सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के। सो दैट इज वाई बायोटेक और जेनेटिकली मॉडिफाइड, इन सब में एक रूल्स, लॉज, गाइडलाइंस होना जरूरी है। साइंस, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। Then Ukraine exams reducing disparities जरूरी, HDI. Then this is cracking our anemia mystery. Anemia बहुत कॉमन है इंडिया में, जिसको दिस वॉर फुटिंग पे करेक्ट करना जरूरी है। यूक्रेन क्राइसिस, FATF। अब FATF ने जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट इजी नहीं आएगा, वहां पे उसका रेपुटेशन करेक्ट नहीं होगा, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, और वो उसको प्रेशराइज करेगा कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एक्टिविटीज को स्टॉप करे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा। सो दैट इज वाई ये ग्रे लिस्ट में रखा जाता है ऐसे कंट्रीज को, ग्रे लिस्ट। ऐसे ही एक ब्लैक लिस्ट भी होती है। ब्लैक लिस्ट की 2 कंट्रीज का नाम बताइए। ये एमी अवार्ड्स हैं, ये लिस्ट ऑफ विनर्स है इनकी कैटेगरीज। ये टेलीविजन के लिए होता है। एमी अवार्ड होता है फॉर हाईएस्ट ऑनर इन टेलीविजन। सो दीज आर ऑल विनर्स। So this is the Hindu newspaper. This is the Hindu newspaper. Okay. Now let us have a quick look at your submissions. ये 2 सवाल थे। पहला था इंडियन मानसून और दूसरा अर्बन फ्लडिंग पे। जब भी डिजास्टर रिलेटेड कोई बात है तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, NDMA की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ बहुत अच्छे आपको अपडेट्स मिलेंगे। से कोविड-19 भी है, और जैसे नेचुरल हजार्ड्स क्या है, साइक्लोन, सुनामी, हीट वेव, लैंडस्लाइड, अर्बन फ्लड, GS3 का बहुत अच्छे से कवरेज हो जाता है। मैन मेड हैजार्ड है, SDMA एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी। हैव अ लुक, आज ही इसको देखना। सेंडाई फ्रेमवर्क, SDG, CDRI, ये सब क्या है, एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। विजिट दिस वेबसाइट। एंड देन अगर हम मॉनसून की बात करें तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पे डेटा मिलता है, जैसे प्रोग्रेस ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, विड्रॉवल कैसे हो रहा है, राइट। सो दिस इज IMD। इसके अलावा अगर आपको मॉनसून पढ़ना है तो दिस विकिपीडिया पेज इज ऑल्सो रियली ऑसम। मॉनसून जो फिनोमेनन है, रिवर्सल ऑफ विंड्स, बड़ा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। व्हेन यू गेट टाइम इसको एक बार जरूर रीड करना। ये वीडियो इज ऑल्सो रियली गुड। विकिपीडिया मॉनसून, और मॉनसून एज अ फिनोमेनन यहाँ पे पूरा बताया, रिवर्सल ऑफ विंड, ऑनसेट ऑफ मॉनसून एटसेट्रा।
Okay, so have a look at this Wikipedia page as well. Now looking at your submissions, so इसको sort by oldest करते हैं. सी, सौरभ ने अगेन स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है सौरभ ने. सी, अर्बन फ्लडिंग क्या होता है, पैराग्राफ में बताया. फिर अर्बन फ्लडिंग क्या होता है, मेट्रो. अभी डायग्राम भी बन सकता था, अर्बन फ्लडिंग, फ्लडिंग कैसे होता है. थिंक एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हुए, एनक्रोचमेंट. वेरी गुड, ये मैप शुरू में बनाओ, स्टार्टिंग में बनाओ. देन ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड. डिजाइन, दिस इज सच अ होलिस्टिक आंसर, वेरी गुड. इसमें सजेशंस भी है, एक्सेलेंट. सुरभि ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, दिस इज रियली गुड. अर्बन फ्लडिंग क्या होता है आपने बताया, वेरी गुड. स्टेट्स ऑफ इंडिया, नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, नोट्स फॉर्मेट में बनाए, सब प्रिपेयर हो गया अच्छे से, एक्सीलेंट. इंडियन मॉनसून, सौरभ वंस अगेन यू आर डूइंग रियली रियली गुड, आई एम वेरी हैप्पी. क्लासिकल थ्योरी, सी कितना अच्छा नोट बन गया है, हैंड रिटन सेल्फ मेड. ये चीज आगे आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है. वेरी नाइस. सी, वेरी नाइस. ये मैप वर्क के थ्रू बताया आपने, वेरी गुड. पूजा, वेरी गुड, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है. दिस इज कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग, नेचुरल इम्पैक्ट अर्बन फ्लडिंग का, रेमेडियल मेजर. सी, टॉपिक प्रिपेयर हो गया, वंडरफुल. देन दिस इज शुभम, शुभम वंस अगेन रियली गुड वर्क. देन यहाँ पे इंडियन मॉनसून के बारे में बताया. सी, रिवर्सल ऑफ विंड्स, डायग्राम्स बहुत जरूरी होते हैं, टैबुलेट किया आपने, वेरी गुड. स्पेटियल, अब बिकॉज कीवर्ड थे स्पेटियल एंड टेम्पोरल एंड क्लाइमेट चेंज, तो जो प्रश्न का रिक्वायरमेंट है ना वो भी हमें फुलफिल करना है. अर्बन फ्लडिंग, वेरी गुड. इसके एग्जांपल्स भी बताओ, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी बताओ, वेरी नाइस. पालिका, दिस इज सी, डायग्राम, वेरी गुड. जहां डायग्राम है वो कॉपी अच्छी है. This is really really good, very nice. So this is geographical, anthropogenic, सारे direct indirect factors, very good. This is very very good Palika, I'm very happy. This is really good. अमनदीप, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो. See the diagram, this is such a good diagram, बहुत spacious है, अच्छा diagram है. टैबुलेट किया यहाँ पे, अर्बन फ्लडिंग, रीजंस क्या है, वेरी नाइस. देन नंदनी, दिस इज अगेन रियली गुड. अच्छे से ये पूरा बताया आपने, आपके आंसर्स बहुत होलिस्टिक होते हैं. दीज आर रियली गुड पॉइंट्स, वेरी गुड. मेजर्स बताया आपने, कॉन्सेप्ट्स, एनडीएमए, एंड देन सेकंड इंडियन मॉनसून. सी, आंसर लिखने से याद होती है ना, चीजें याद होती है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ आंसर राइटिंग. व्हेन वी राइट, राइटिंग करने से आंसर्स हमारे सारे प्रिपेयर हो जाते हैं, वेरी गुड. शगुफ्ता, दिस इज अगेन गुड. स्टार्टिंग में ही मैप बनाया फ्लैश फ्लड का. अब ऐसा एक कोई डायग्राम भी बना सकते हो, रिवर फ्रंट बनाओ, कैसे पानी, रिवर कैसे लेवी तोड़ के बाहर निकल रहा है, पानी एक्सेस वाटर लाइक दैट. थिंक कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग बताया यहाँ पे, वेरी गुड. रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट भी बता दिया, वेरी गुड. दिस इज गुड, यू आर डूइंग अगेन रियली रियली गुड, वेरी नाइस. देन दिस इज प्रियंका, होलिस्टिक आंसर्स होते हैं आपके भी, वेरी एग्जॉस्टिव. अब देखो ये अच्छे से जीएस फॉर्मेट में लिखा है, वेरी गुड. रेमेडियल मेजर्स, गुड. एसडीजीज भी है, फैंटास्टिक. आशीर्वाद, बहुत कंसाइज एंड आपका आंसर बहुत कंडेंस्ड होता है, दिस इज गुड. कंटेंट, नंबर ऑफ पेजेस नहीं होता, कितना लिखा है वो होता है, तो आपका बहुत अच्छा आंसर है. एग्जाम्पल्स भी बताया, कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लड. सी, लिखने से कॉन्फिडेंस भी आता है और ओवरऑल बहुत बेनिफिट होता है हमें. दिस इज सुंदर, सुंदर, मैप इज गुड. देन इसको वर्टिकल पोस्ट करिए. दिस इज डिफरेंशियल मॉनसून मैकेनिज्म डायग्राम. अब दोनों डायग्राम बनाओ, ऑनसेट कैसे हो रहा है, विड्रॉवल कैसे हो रहा है. पूजा, दिस इज अगेन गुड. आपकी कॉपी बहुत अच्छी है, आप मेंस में बहुत अच्छा करने वाले हो. इंडियन ओशन, दिस, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज सो गुड, वेरी गुड. देन स्पेटियल एंड टेम्पोरल प्रश्न को एड्रेस किया, गुड. रूहानी, दिस इज अगेन गुड. आपने यहाँ पे बताया क्लासिकल थ्योरी. जब हम ऐसे फोटो लेते हैं ना, अगर हम सनलाइट में लेंगे तो क्वालिटी और अच्छी आएगी, और इसको स्टेडी करके लेंगे, स्टेडी, देन और बेटर क्वालिटी यहाँ पे स्कैन फोटो आएगा. ओके. देन कोटेश्वर थ्योरी, वेरी गुड. डायग्राम बहुत अच्छा है, वेरी वेरी नाइस. दिस इज अगेन रियली गुड. पूरा मॉनसून बताया. मैप वर्क इसमें होना ही था, बिकॉज ये ज्योग्राफी का सवाल था, और आपका मैप वर्क बहुत अच्छा है. डायग्राम्स आर रियली रियली गुड. प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है. नीतू, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है आपकी. सी, इंडिया, कितना अच्छा डायग्राम है, मैप वर्क इज रियली गुड. दिस इज अगेन रियली गुड. विड्रॉवल, तो सी, पूरा टॉपिक हमने प्रिपेयर कर लिया मॉनसून का. इसमें कुछ पेजेस हमें फ्री रखने हैं बाद में, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमको इस पे अटैच करनी होगी.
प्रियंका, दिस इज इंडिया का मैप, मॉनसून के बारे में बताया, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया। सी, वेरी नाइस। अब इसमें भी एक्स्ट्रा पेजेस रखने हैं और उसको आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है। सुमन, वेरी गुड, वेरी सिस्टमेटिक। अब देखो सुमन का कॉपी कितना अच्छा होता है। डेट सुमन 23 GS3, क्वेश्चन देन आंसर। लर्न टू बी सिस्टमेटिक। ये चीज आपको बहुत रिवॉर्ड करने वाली है आने वाले टाइम पे, वरना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्लटरिंग ज्यादा होगा। आपको वैसा नहीं करना है, ऐसा सीखो आप। देखो कितना सिस्टमेटिक है। वेरी गुड, अंडरलाइन दिस, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड कॉपी, वेरी गुड। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना है और आगे एडिशनल पॉइंट्स भी लिखने हैं। अदिति की कॉपी भी रियली रियली गुड। सी, कितना अच्छे से बताया, इंडियन मॉनसून क्या है, पूरा पैटर्न्स बताए यहाँ पे। गुड। ज्योग्राफी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो अदिति। इसी तरीके से कंटिन्यू करना है हमें। ओके, ये चीज आपको मेंस में भी अभी बड़ा काम आएगा, ऑप्शनल में भी। अर्बन फ्लडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुड, एनडीएमए की वेबसाइट भी एक बार आप देखना। Then this is Suman, very good. Suman is doing good. Spatial distribution, temporal। तो हमेशा प्रश्न बार बार पढ़ते रहना चाहिए। थोड़ा लिखो, प्रश्न एक बार फिर से देखो। हजिंदर, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। सी, फ्लड्स के रीजंस, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इससे सवाल आएगा। नेहा, दिस इज अगेन गुड। सी, इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग, बहुत अच्छी कॉपी है। पॉइंट्स भी करंट अफेयर्स लिखे हैं, फैंटास्टिक। आशा, मैप वर्क इज सो गुड, योर कॉपी इज फैंटास्टिक, दिस इज रियली रियली गुड। मैकेनिज्म बताया आपने, देन विड्रॉवल बताया, पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो गया अच्छे से, वेरी नाइस, गुड। सतेंद्र, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो। हिंदी इज रियली रियली गुड, अच्छे से ये सारा बताया। अब इसमें लेटेस्ट जो अपडेट्स है ना, जैसे इसरो का कोई नया सैटेलाइट से या फिर प्रोग्रामिंग ऐप से बेंगलुरु में, मुंबई में, उसको भी यहाँ पे ऐड करना है, ऐड ऑन करना है। देन फ्लड क्या होते हैं, बाढ़ के कारण क्या होते हैं, वेरी गुड। राज, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, दिस इज रियली गुड। डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट सोचो फ्लड्स का कैसे बन सकता है, थिंक। देन आशा, वेरी सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज। कॉजेस क्या है, अर्बन फ्लडिंग क्या होता है, मेजर्स क्या है, गुड, वेरी गुड। एक कंक्लूजन पे। कीर्ति, नीट एंड क्लीन वर्क है, वेरी गुड। अब देखो विंड फॉर्मेशन बताया। सी, ऐसे डायग्राम हमें बनाने चाहिए, ये कितना अच्छा डायग्राम है, वेरी गुड। देन सी, मैप। सो ज्योग्राफी एंड दिस साइंस टॉपिक में ऐसे आना, लिखना आना चाहिए। दीपाली, दिस इज अगेन गुड। सी, एक ही जगह इतना अच्छे से बताया, दिस इज इनोवेशन, वेरी गुड स्टाइल, दिस स्टाइल इज रियली रियली गुड। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मॉनसून पे, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। लेटेस्ट कोई अपडेट्स है साइंस एंड टेक के या फिर कोई इसरो प्रोग्राम्स, एनडीएमए के, वो भी हमें ऐड ऑन करने हैं यहाँ पे। फ्लड क्या होता है, डायग्राम के थ्रू भी बताया जा सकता है। फ्लडिंग, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। जैसे यहाँ पे बताया ग्रीन सिटीज करे, स्पंज, SDG 11, वेरी नाइस। नेहा, दिस इज गुड, ये अच्छा स्टाइल है। देन मैप बनाया आपने, मॉनसून बनाया। मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है और टेम्पोरल स्पेटियल पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम नरेश, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड, बहुत अच्छी कॉपी होती है, वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड। ओके, अर्बन फ्लडिंग बताया, दिस इज अगेन रियली रियली गुड, वेरी नाइस। सैमुअल, अब देखो सैमुअल ने कितना अच्छा बताया। सो लर्न दिस, सी विंटर एंड दिस कैसे ये सर्कुलेट हो रहा है इंडियन मॉनसून। सो हमें ऐसा इनोवेट करना है ताकि आपकी कॉपी थोड़ा स्टैंड आउट हो और एक्स्ट्रा उसमें कुछ जो +1 +2 है वो आपको मिले। Samuel, you are doing really good. This is fantastic. So these are your submissions. आज के सवाल में थोड़ी देर में अभी शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे. So this is 14th of September 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.